अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है आपको? जी 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 वालेकुम भाई, सलाम। आवाज आ रही है। वालेकुम सलाम सर। सेशन के एंड के ऊपर हमारा कंप्रीहेंसिव जो है वो क्वेश्चन आंसर्स का टाइम होगा। उसमें जो भी आपकी क्यूरीज होंगी कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को लेके और सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस के हवाले से, इंशाल्लाह कामरान साहब जो कि आपके ट्रेनर हैं वो आपकी क्यूरीज को एड्रेस किए बगैर जो है इस सेशन को वाइंड अप नहीं करेंगे। तो आपके तावन का बहुत शुक्रिया। आज जैसा कि आप लोगों के पास स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कंपनी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कोर्स, आज हमारा जो सेशन है ये एक ओरिएंटेशन सेशन है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स के अंदर हमने आपको कौन कौन सी चीजें कवर करवानी है, कितनी उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शामिल हैं, और अगर कोई थ्योरेटिकल एरिया है तो उसको कवर करना क्यों जरूरी है या आप लोगों का वो जानना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फॉर्मली अपनी क्लास का आगाज करते हैं आज की। भाई ड्राइंग मत करें। आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर कुरान पाक की एक आयत करीम आ रही है, जिसका मफहूम ये है कि और इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। इस आयत करीमा के अंदर हमारे लिए जो एक कोशिश का सिलसिला अल्लाह ताला ने रख दिया है, उस मफहूम को हमें समझने की जरूरत है कि जब भी हम पॉजिटिव इंटेंट के साथ किसी तरफ अपनी एनर्जीज लगाएंगे तो अल्लाह ताला उसका रिवार्ड जो है वो हमें जरूर देंगे। और ये आपकी जो कोशिश है, ये पॉजिटिव इंटेंट आपकी जो है वो किसी भी हवाले से हो सकती है। फॉर एग्जांपल हसूल रिस्क के लिए आप कोशिश करेंगे, दिल जम्मी के साथ कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला जो है वो आपका रिस्क कशादा कर देगा। आप हसूल इल्म के लिए ये कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपके इल्म में जो है वो वुसअत अता कर देगा। और इसी तरह ये आपकी कोशिश जो है वो बाहमी रिश्तों को सुधार पैदा करने के हवाले से भी हो सकती है। गर्ज ये कि वो चीजें जिनसे डेफिनेटली अल्लाह ताला ने ममानियत फरमाई है, बाकी सारी चीजें उनकी तरफ अगर हम पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाएंगे तो बिल्कुल हमें इसके समरात जो है वो अल्लाह ताला उससे जरूर नवाजेगा। बिफोर दैट कि हम सेशन को आगे प्रोसीड करें, हम एक दफा फिर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। I formally welcome all of you to the platform of Institute of Corporate and Taxation। और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के बारे में बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान का लीडिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स ऑफर करता है डिफरेंट, वो टैक्सेशन के हवाले से हों या कॉर्पोरेट के हवाले से हों। और हमारा जो पोर्टफोलियो है, मैं आगे जाके थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी उसका करवाऊंगा आपको, वो बड़ा वसी है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं टैक्स के हवाले से भी। इसमें मेनली हम जो है वो लोकल टैक्स कंप्लायंसेस को कवर नहीं करते बल्कि इंटरनेशनल टैक्सेशन को भी कवर करते हैं। और ये दावा जो है ये महज दावा नहीं है, इसमें बहुत प्रैक्टिकलिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जाके हमारे जो डिफरेंट जो हमारी डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, आप फेसबुक पे जाके, इंस्टा पे जाके, आप हमारे गूगल माई बिजनेस के पेज पे जाके, आप यूट्यूब के ऊपर जाके जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स के रिव्यूज देख सकते हैं। और जहां तक स्टूडेंट्स की भी बात की जाए तो इसमें हमारे पास कोई फ्रेश ग्रेजुएट्स नहीं होते। अगर उनकी एक तादाद होती भी है तो फॉर इंस्टेंस वो हार्डली जो है, मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो हमारे पास 5% होगी जो ऑडियंस हमें ज्वाइन करती है। और ऑडियंस के हवाले से भी मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने मतलब हमारे कोर्सेज हैं उस हवाले से बात की जाए तो किसी भी एक कॉलेज की जो रेगुलर स्ट्रेंथ होती है उसको आप 2 टाइम्स कर लें, 3 टाइम्स कर लें, इतने हमारे पास एक्टिव स्टूडेंट होते हैं डिफरेंट सर्टिफिकेशंस के अंदर। और ये माशाल्लाह सारे ही आप लोग जॉबियन प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली या इंडस्ट्री डिमांड्स के नीड्स के अकॉर्डिंगली जो है वो डिफरेंट स्किल सेट हासिल कर रहे होते हैं। आईसीटी की डिजिटल फिजिकल प्रेजेंस की बात की जाए तो हमने अपने सिलसिला का आगाज जो है बेसिकली इस्लामाबाद से किया था। इट वाज 2021 फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हमने ये इनिशिएटिव लिया। बेबी स्टेप लेते लेते जो है वो हमने जो है अपनी प्रेजेंस फिजिकली इस्टेब्लिश की यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर। इनिशली ये एक जब आइडिया था हमारा तो इट वाज एन ऑनलाइन इवेंट। ठीक है, हम ऑनलाइन ही कोचिंग ऑफर कर रहे थे और वो भी हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का, जो कि पाकिस्तान में टैक्स कंप्लायंसेस के हवाले से आपको प्रैक्टिकली गाइड करता है। उस कोर्स से हमने आगाज किया था, फिर इस्लामाबाद से बहुत डिमांड आई, फिर हमने फिजिकल अपना कैंपस एस्टेब्लिश किया। देन वही कोर्सेज ऑफर करते करते हम कराची मूव करके, कराची चूंकि टैक्सेशन का एक बहुत सिग्निफिकेंट जो है कंट्रीब्यूशन होती है टैक्सेशन के हवाले से, तो कराची में हमने अपना कैंपस एस्टेब्लिश किया इन लाइक लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022।
और उसके बाद जैसे ही हमें लाहौर से आवाज आई, आप दोस्तों ने बुलाया कि हमें फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए। हमारे पास लाहौर में भी कैंपस एस्टेब्लिश है, और मिड ऑफ 2023 के अंदर जो है वो हमने अपना कैंपस जो है वो लाहौर में एस्टेब्लिश किया। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर ग्रोइंग। और आप लोगों के साथ, आप दोस्तों के साथ भी हम शेयर करेंगे कि इस्लामाबाद में हम माशाल्लाह एक बहुत बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। उसके अंदर जो है वो अभी कुछ डेफिनेटली फिटिंग एंड फिक्सर्स का काम हो रहा है, तो उसका भी आप लोगों को जो है वो दीदार करवाएंगे। हो सकते हैं हमारे डिफरेंट पेजेस के ऊपर जो है वो वीडियोस आ जाएंगी, और 1 सितंबर को मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह उसका फॉर्मली जो है वो हम उसकी इनॉग्रेशन करेंगे। आईसीटी के ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो एजुकेशनल एक्सीलेंस, बिल्कुल जी। देखिए हमारे जो जो भी सर्टिफिकेशंस हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, ये कोई ट्रेडिशनल डिग्री प्रोग्राम्स नहीं है। हम एक तो लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स हैं, उनको फॉलो करते हुए हम सर्टिफिकेशंस जो है वो डिफरेंट करवा रहे हैं। और ये ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं जिसको आप जैसे जैसे सीखते जाते हैं, आप एज इट इज रियल लाइफ आप अपने डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्सेज, आप ये जैसे मैंने पहले अर्ज किया आपके कि ये हमारे पास ट्रेडिशनल कोर्सेज नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने एक एमबीए किया हुआ है, या आप कोई दूसरी डिग्री की बात कर लें, ठीक है, लॉ ग्रेजुएट्स की अगर मैं बात कर लूं पर्टिकुलरली, ठीक है, तो आपने जो अपने डिग्री प्रोग्राम के अंदर पढ़ा होता है, आप उसको एज इट इज जाके रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते। जो आपने पढ़ा, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा हरगिज मतलब नहीं है फॉर इंस्टेंस कि मैं कोई डिग्री प्रोग्राम को जो डिस्कस कर रहा हूँ वो आपकी बिल्कुल बहुत जरूरी है और वो मैटर करती है, लेकिन साथ साथ आपके लिए स्किल सेट का होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इंडस्ट्री में जाके फिट इन तभी होंगे जब आपके पास कोई रेलिवेंट स्किल सेट है। हमारी ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं जो कि इंडस्ट्री डिमांड्स के अकॉर्डिंगली हैं। इन सर्टिफिकेशंस के बाद जो है वो आप डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ के अंदर जो है वो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर भी अपने आप को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्योंकि असल जो जिस चीज की क्रेडिटेशन जो है या वैलिडेशन है वो आपके स्किल सेट की है। अगर आपको काम प्रैक्टिकली आता है तो आप सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो कि हम आगे जाके बात भी करेंगे। या फिर फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आज के कोर्स के हवाले से ही बात करूंगा कि पाकिस्तान में जो बिजनेस फॉर्मेशन या बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है, उसमें फॉर्मेशन के हवाले से बात की जाए तो उसके लिए देखिए आपकी कोई भी क्रेडिटेशन नहीं चाहिए, आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। इवन अगर आपने एससीसीपी के साथ अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है, आइदर इट इज एसएमसी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकली अगर कंपनी रजिस्टर करनी आती है तो आपका उसके लिए लॉयर होना या फिर एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी का लाइसेंस होल्डर होना वो जरूरी नहीं है। तो हम चूंकि इसके अंदर आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली ही करवा रहे होते हैं। जहां तक फोर्थ ऑब्जेक्टिव की बात की जाए कि प्रमोट करते हैं हम फाइनेंशियल लिटरेसी को, बिल्कुल ये भी एक हमारा ऑब्जेक्टिव है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी हद तक इसके अंदर कामयाब हुए हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जितने डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, उसके स्टूडेंट्स जब सर्टिफिकेशन करने के बाद क्लाइंटेज ले रहे होते हैं, या फिर जो डिफरेंट लोग इंडस्ट्रीज के अंदर जाके सर्व कर रहे होते हैं, या फिर जो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में जो लोग अपना काम शुरू करते हैं, तो उनकी तरफ से हमें रिव्यूज आते हैं, फीडबैक आते हैं। और एक हमारा जो कनेक्टिविटी का सिलसिला है, एक नेटवर्किंग का सिलसिला है, वो भी हमारा ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, वो चलता रहता है, बिल्कुल कंटिन्यूड रहता है। इसमें ऐसा नहीं होता फॉर इंस्टेंस के ये आपके कोर्स की ड्यूरेशन 2.5 मंथ है तो हम तब तक ही आपके साथ जुड़े रहेंगे, नहीं, बाद में भी जब आप प्रैक्टिकली किसी या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप किसी जॉब स्टेशन पे बैठे हुए हैं, अपनी जॉब पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और कोई सिनेरियो ऐसा अराइज हो जाता है जिसको आप कैटर नहीं कर सकते, आप हमें अप्रोच करें, उसमें भी हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। आउटरीच एंड नेटवर्किंग की अगर बात की जाए तो बिल्कुल आपको ये भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलती है इस प्लेटफॉर्म से। उसकी वजह ये है कि इस ड्यूरिंग योर सर्टिफिकेशन आप जितने डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके बैच में भी मोस्ट लाइकली मोर देन 50-60 पार्टिसिपेंट्स होंगे, इतनी हमारी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो उनके साथ चूंकि आपने 2.5-3 महीने एक साथ क्लासेस लेनी है, तो आपका यहाँ पे एक नेटवर्किंग का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाता है। और नेटवर्किंग जो है वो आपकी बहुत सिग्निफिकेंस की हामिल है कॉर्पोरेट प्रैक्टिस के अंदर। अभी आपके सामने जो है वो आईसीटी का पोर्टफोलियो में से कुछ कोर्सेज आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे मेंशन भी नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, एज ए मेंशन अर्लियर, कि हमारा एक कैंपस एस्टैब्लिश हो रहा है। अभी भी शायद आपको मेरी आवाज में लिटिल बिट इको आ रही होगी,
तो मैं रूम में बैठा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा फिटिंग का काम हो रहा है, जिसकी वजह से मैं ये स्लाइड्स भी प्रॉपर अपडेट नहीं कर सका। तो आईसीटी के जो कोर्सेज पोर्टफोलियो के यहाँ पे मेंशन है आप लोगों के सामने, इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात की जाए तो यूएसए टैक्सेशन का कोर्स हम करवाते हैं, और ये बड़ा कंप्रीहेंसिव हमारा कोर्स है। डेफिनेटली आज की क्लास का मेरा मतमा नजर ये नहीं है कि मैं आपको सारे कोर्सेज को इन डेप्थ जो है वो एक्सप्लेन करूं, लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू देना चाह रहा हूं आपको। यूएसए का टैक्सेशन का कोर्स हम पाकिस्तान में बैठ के वो फिर हम यूएई की बात करें, कनाडा की बात करें, यूके की बात करें, या फिर अभी हमने रिसेंटली जो है वो सऊदी अरब का टैक्स भी कवर करवा रहे हैं हम। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन हम पाकिस्तान में बैठ के लोगों को क्यों सिखा रहे हैं? उसके डिफरेंट जो है वो आप कह लें कि उसके बेनिफिट्स हैं आपको, अगर आपके पास ये स्किल सेट हो। क्योंकि अभी आउटसोर्सिंग का जमाना है, डिजिटल इरा है, आपका बहुत ज्यादा काम जो है वो ऑनलाइन हो रहा होता है, आउटसोर्सिंग के थ्रू, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू। तो अगर आपको यूएसए टैक्सेशन या फिर कोई भी इंटरनेशनल टैक्सेशन की आपके पास स्किल सेट है, तो आप इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में एज ए फ्रीलांसर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने स्किल सेट को मार्केट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, पाकिस्तान में ऐसे काउंटलेस नंबर ऑफ बीपीओज हैं जो इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज के अंदर जो है वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। बीपीओज की बात की जाए तो बेसिकली उनका मेन ऑफिस तो डेफिनेटली उनकी रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन है वो तो रिस्पेक्टिव कंट्री में होगी। फॉर एग्जांपल एक सीपीए फर्म जो है वो यूएसए में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसने एग्जीक्यूशन के लिए अपना सब ऑफिस लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में स्टैब्लिश किया हुआ है। यहाँ पे ऑफिस बनाने की जरूरत क्यों पेश आई, या फिर वो लोग यहाँ से काम क्यों कर रहे हैं? उसकी एक सादा सी मिसाल है कि जी चीपर लेबर उनको मिल जाती है। वहां पे अगर उनका काम बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है और उनके पास बहुत ज्यादा क्लाइंटेज है, तो उसको कैटर करने के लिए ऑब्वियसली उनको प्रोफेशनल टैक्स अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और वहां पे अगर वो लोकली हायरिंग करते हैं वो उनको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। वहां पे एक प्रोफेशनल टैक्स अकाउंटेंट को हायर करने की कॉस्ट के अंदर वो यहाँ पे 5 रिसोर्सेज सेम कैपेबिलिटीज के साथ जो है वो यहाँ पे रख लेते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि ये बीपीओ ये स्टैब्लिश हो रही हैं और उसमें बहुत ज्यादा जो है वो काम हो रहा है। बीपीओ के साथ साथ आप डायरेक्टली भी सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं सीपीए फर्म के साथ, या फिर आप रिमोट बेसिस के ऊपर भी जो है वो उनके साथ अटैच हो सकते हैं। और यही सारा सिनेरियो जो है वो आपका दूसरे भी इंटरनेशनल टैक्सेशन कोर्सेज के अंदर अप्लाई होता है। फिर जिस कोर्स से आईसीटी का आगाज हुआ, दैट वाज सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स, जो कि पाकिस्तान की टैक्स कंप्लायंसेस को बहुत ही इन डेप्थ कम्प्रिहेंसिवली प्रैक्टिकली कवर करता है। दैट इज दिस इज वन ऑफ आवर फ्लैगशिप प्रोग्राम, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बड़ा जारी सारी है पाकिस्तान में। सॉरी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में हमारी फिजिकल क्लासेस भी हम इसकी ऑफर करते हैं, और उससे कहीं ज्यादा जो है वो हमारे साथ ऑनलाइन ऑनलाइन जो है वो ऑडियंस अटैच होती है। उसकी वजह ये है कि डेफिनेटली टैक्स का काम करने वाले या वो लोग जिनके ऊपर टैक्स कंप्लायंसेस करना जरूरी है जिनके लिए, वो तो फिर आपके पूरे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। इसी तरह टैक्स कंसल्टेंट जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी इसी तरह बैठे हुए हैं। तो हर बंदे के लिए तो ये वायबल नहीं है कि वो हमारे लिए हमारे से फिजिकल क्लासेस ले। तो ऑनलाइन क्लासेस भी हमारा बहुत कम्प्रिहेंसिव मॉड है जो हम ऑफर करते हैं। देन देर इज एससीसीपी कोर्स, इसके हवाले से हम कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स के हवाले से ही हम आज आपसे बात कर रहे हैं। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी का कोर्स हम ऑफर करते हैं, दिस इज अ कोर्स सब्जेक्ट, और इसके आपको स्पेशलिस्ट मार्केट में बहुत कम नजर आएंगे। इसके बाद बात की जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस, जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, या अगर आप वो लोग जो ये बिजनेस कर रहे हैं अगर आप उनको फैसिलिटेट करना चाहते हैं, तो इस हवाले से इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन का एक हमारा कम्प्रीहेंसिव कोर्स है, वो भी हम ऑफर करते हैं। एडवांस टैक्सेशन इन लिटिगेशन बहुत ही सिग्निफिकेंस का हामिल है। उसकी वजह यह है कि अभी आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे आप में से भी दोस्त ऐसे होंगे जिनको टैक्स नोटिस का सामना अभी भी करना पड़ता है, जिनको टैक्स नोटिस ऑलरेडी आ भी चुके होंगे, और कुछ आप में से दोस्त ऐसे होंगे जो रिप्लाई कर चुके होंगे, कुछ ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस नोटिस का जवाब कैसे देना है। तो एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन का जो कोर्स है उसके अंदर हम बेसिकली कवर करते हैं कि आपने डिफरेंट टैक्स नोटिस जो है वो उनको किस तरह से रिप्लाई करना है। वो नोटिस जो अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत आते हैं, या फिर वो नोटिस जो आपको सेल टैक्स एक्ट के तहत आ रहे होते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है हमारा, आप कोई भी नोटिस उठा के लेके आए, हम उसको उसका रिप्लाई कैसे ड्राफ्ट करना है, आपकी ग्राउंड्स कौन सी होनी चाहिए, वो हम उसके अंदर कवर करवाते हैं। नोटिस के बाद इसके अंदर आपकी अपील्स होती हैं। डेफिनेटली अगर नोटिस का आपने रिप्लाई किया और वो कमिश्नर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो देन दैट्स गुड। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो आपको इन पर्सन कॉल करेगा या फिर आपके लिए एक जजमेंट पास करेगा, ठीक है। उस जजमेंट से या आप सहमत हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं।
या फिर वो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट भी हो सकती है। तो इसी तरह डिपार्टमेंट के पास भी राइट है कि वो अपील में चला जाए, और इसी तरह टैक्स पेयर के पास भी राइट है कि अगर वो अग्रीव्ड है तो वो अपील में चला जाए। तो अपील्स किस तरह से होती हैं, उसके ग्राउंड्स कैसे प्रिपेयर करने होते हैं, ये हमारा एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन के अंदर कवर होता है। एंड देन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम इसके अंदर आपको हाई कोर्ट के जो रेफरेंसेस हैं वो भी हम इसमें आपको फाइल करना इंशाल्लाह सिखाएंगे। देन देर इज अ कोर्स सैप एज फॉर हैना, डेफिनेटली एक गल्फ स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो मोस्ट वाइडली यूज जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं ये आपका ईआरपी है, सैप एस फॉर हाना। वो भी हम इसमें हमने कवर करवाया हुआ है, ठीक है, और हम उसको कवर करवा रहे हैं। देर आर मल्टीपल अदर कोर्सेज जो हम ऑफर कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन नहीं है। एनी हाउ वो आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, दैट इज ict.net.pk। इसके ऊपर जाके आप जो है वो हमारा पोर्टफोलियो है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। वी हैव आल्सो अ सिस्टर कंसर्न आईडीटी, जहाँ से हम डिजिटल ट्रेनिंग्स भी ऑफर करते हैं, जो कि एक सेपरेट डोमेन है, मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन आप हमारी वेबसाइट से जाके आईडीटी की वेबसाइट पे भी लैंड कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं कि हम और कौन कौन सी सर्टिफिकेशन जो है वो ऑफर करते हैं। इससे आगे आई गेस मैं दावत दूंगा आपके जो रिस्पेक्टिव ट्रेनर हैं जनाब कामरान अहमद साहब। कामरान साहब आपसे अपना इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे, माशाल्लाह वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेरी लर्नड मैन। और वो फर्दर जो है वो इस सेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। आप लोगों से वंस अगेन इल्तमास है, जिस तरह आपने ये पहले हाफ के अंदर आपने तावन किया, आपने कोऑपरेट किया, आप लोग अपने माइक्स बंद रखिएगा। कामरान साहब आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप एड्रेस करवाए बगैर जो है वो नहीं जा सकेंगे। तो आपके क्वेश्चंस जो है वो सारे एड्रेस होंगे। कामरान साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो थैंक स्क्रीन यू में सो शेयर कर मच देता सर, हूँ। मैं हम्म, स्टॉप कर देता हूँ सर। आप प्लीज जी। स्क्रीन शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपने बड़ी पेशेंस के साथ जो है मुझे 10-15 मिनट बर्दाश्त किया, बहुत शुक्रिया। स्क्रीन शो हो रही है मेरी आपको? जी सर, स्क्रीन आपकी शेयर हो रही है सर। जी ठीक है। अच्छा, मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन, बाय क्वालिफिकेशन में फाइनेंस में मैंने ग्रेजुएशन की हुई है बहरिया यूनिवर्सिटी से। इससे पहले मैंने बीबीए किया था, बीबीए ऑनर्स एरिट यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने मास्टर्स किया इन फाइनेंस, एमएस इन फाइनेंस फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी। मैं जो सर्टिफिकेशन है एज ए डायरेक्टर, डीटीपी प्रोग्राम मैंने किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है एससीसीपी का, जो सर्टिफाइड डायरेक्टरशिप का प्रोग्राम होता है। और मैं एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हाफिज लिमिटेड में सर्व कर रहा हूँ। और आईटीपी भी हूँ मैं, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर भी हूँ, और एससीसीपी का रजिस्टर इंटरमीडिएट भी हूँ 2017 से। बाकी डिफरेंट चैम्बर का मेंबरशिप भी है, और रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार की भी मेरे पास मेंबरशिप है। 10 साल से मैं कॉर्पोरेट फाइलिंग कर रहा हूँ, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस को भी देख रहा हूँ। और ये मेरा थर्ड सेशन है आईसीटी के साथ, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के साथ। इससे पहले मैंने एरिड और बहरिया में भी पढ़ा है 2016-17 में। सो इस कोर्स का जो मकसद है वो प्रैक्टिकल अप्रोच हासिल करना है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप आज के दौर पे इंटरनेट से हासिल कर सकते हैं। आपको गूगल के साथ अब एआई के टूल्स भी अवेलेबल हैं, जैसे चैट जीपीटी है। सो वहाँ से आप काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज़ की हासिल कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स आपको लिमिटेशंस आती हैं कि आपको प्रोसीजर का पता नहीं होता कि ये जो चीज़ हमने परफॉर्म करनी है, इसको इनिशिएट कहाँ से करना है, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है। आपको थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग तो आ जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल आपने इसको किस तरह परफॉर्म करना है, उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती। अब जितने भी पार्टिसिपेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, उन सबको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि कंपनी हम किस तरह रजिस्टर करते हैं। ठीक है, कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल, और कंपनी का नेम हमें पता होना चाहिए। और नेम ऐसा होना चाहिए जो पहले से रिजर्व ना हो। लेकिन हमने किस तरह उसको प्रोसेस को इनिशिएट करना है, किस तरह हमने डॉक्यूमेंट को सबमिट करने हैं,
और किस तरह उसका फॉलोअप लेना है और किस तरह हमें डॉक्यूमेंट रिसीव होंगे। सो ये चीज़ें हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इसको अंडरस्टैंड करेंगे। साथ साथ समटाइम्स आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी मिल जाती है इंटरनेट पे। आप यूट्यूब पे वीडियो देख के स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके पीछे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि अगर हम एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और उसका शेयर प्राइस हमें कितनी रखनी चाहिए, उसके पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, हम किस सेक्टर के लिए कंपनी बना रहे हैं, और इससे भी अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, क्या हमें नीड है कि हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करें। अब मोस्टली जो भी इस कोर्स को कर रहे हैं वो बिजनेस एडवाइजरी की सर्विसेज भी देते हैं। उनके पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमें कंपनी रजिस्टर कर दें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो क्लाइंट होता है उसको रिक्वायर्ड ही नहीं होती कि उसको रिक्वायर्ड ही नहीं होती कि उसने कंपनी रजिस्टर करानी है या सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे बिजनेस रजिस्टर कराना है। तो इस सारी चीज को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने किस तरह मिनिमम इंफॉर्मेशन लेनी है। अगर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे क्लाइंट से, सो वो एंग्री होकर आपसे अनॉय होकर वो किसी और कंसल्टेंट के पास चले जाएगा, क्योंकि मार्केट अब बहुत कंपेटिटिव है। अब बहुत ज्यादा लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आपने एक तो अपना एक एज बनाना है कि आप दूसरों से किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं। सेकेंडली सेकेंडली आपने इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना है कि हम किस तरह एडवाइस कर सकते हैं कि कौन सा बिजनेस की जो कैटेगरी है अप्रोप्रिएट है। तो ये सारी चीजें हम इस कोर्स में कवर करेंगे कि आपको इतनी नॉलेज हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपने किस फॉर्म ऑफ बिजनेस, कितनी तरह के फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं। रोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, उन पे टैक्सेशन का क्या इम्पेक्ट होता है, उसमें लाइबिलिटी कितनी होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि फिर आप किसी को गाइड कर सकते हैं कि अगर आप इस फॉर्म में जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स हैं, और इस कैटेगरी में जाते हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये जो चीज़ है बिजनेस एडवाइजरी, इस चीज कोर्स में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि आप किस तरह एक अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं कि अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ बिजनेस किस तरह रजिस्टर करा सकते हैं। सेकेंडली, क्योंकि जो हमारा कोर्स का मेन मोटिव है वो एज ए कंपनी सेक्रेटरी का ये कोर्स है, तो हम इसमें कंपनीज एक्ट 2017 को पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी देखेंगे और उसको रिलेट करेंगे जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं। अ, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कंपनीज रेगुलेशन 2024। तो उसके जब भी आप कोई सेक्शन को पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आप सेक्शन 21 को पढ़ते हैं कि हमने एड्रेस चेंज करना है, ठीक है। सो एड्रेस चेंज के लिए एक फॉर्म एसईसीपी ने असाइन किया हुआ है। ये फॉर्म 21 आपने फाइल करना है। अगर किसी ने भी अपना बिजनेस एड्रेस चेंज किया तो फॉर्म 21 फाइल करना है, और उसका क्या टाइम फ्रेम है, कितने टाइम फ्रेम में आपने रिपोर्ट करना है। और रिपोर्ट किसको करना है, एससीसीपी को करना है, रजिस्ट्रार को आपने रिपोर्ट करना है। इसी तरह अगर आपने यूबीओ की कंप्लायंस करनी है, और वो कब आपके लिए मैंडेटरी होती है, और हर साल आपने एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है, तो फॉर्म ए आपने फाइल करना होता है। फॉर्म ए आप किस तरह फिलअप करते हैं, उससे रेलिवेंट सेक्शंस कौन से हैं, और उसकी अंडरस्टैंडिंग, उससे रेलिवेंट रेगुलेशन कौन से हैं। सो हम ये जो कंपनीज रेगुलेशन 2024 है, इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। साथ में कंपनीज एक्ट 2017 को अंडरस्टैंड करेंगे। साथ में हम लीप पोर्टल में हमने जो प्रैक्टिकली कंपनी को रजिस्टर करना है उसको हम देखेंगे कि हम किस तरह प्रैक्टिकली कंपनी को रजिस्टर करेंगे, और उसमें जो हमारे पास स्टेप्स आएंगे उसको हम रिलेट करेंगे लॉ के साथ, रेलेवेंट सेक्शन को उसके साथ पढ़ेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। साथ में जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे विद प्रैक्टिकल अप्रोच। और साथ में हम ये भी अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे कि किस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो मैंने आपको बिजनेस एडवाइजरी के लिए बारे में बताया कि लोकल कंपनीज कौन सी होती हैं, फॉरेन कंपनीज कौन सी होती हैं, और लिमिटेड
बाय शेयर्स कंपनीज कौन सी हैं, अनलिमिटेड कंपनीज कौन सी हैं, गारंटेड लिमिटेड कंपनी किस तरह हम रजिस्टर करवाते हैं, ये सारी चीजें हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। साथ में जो एनजीओ आप किस तरह रजिस्टर करते हैं, और कोई स्पेशलाइज्ड कंपनीज हैं जैसे सिक्योरिटी कंपनीज, उसके लिए क्या कंप्लाइंसेस होती हैं। और सेकंड मॉड्यूल में जो आपके सामने शो हो रहा है कि आपने कब ऑडिटर अपॉइंट करना है, कब लीगल एडवाइजर अपॉइंट करना है, एनुअल रिटर्न कब फाइल करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब फाइल करनी होती है, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब फाइल करनी है, और जो इवेंट बेस्ड फाइलिंग्स होती हैं आपकी, कभी शेयर ट्रांसफर होने हैं, डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया, यूबीओ की कंप्लायंस, आपने ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करना है या पेड अप कैपिटल को इंक्रीज करना है, या ऑफिस एड्रेस चेंज हो गया। तो ये सारे हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कि कौन सा इनके लिए रेलिवेंट फॉर्म होता है और कौन से रेलिवेंट रेगुलेशंस हैं जिस जो हमें पता होने चाहिए, और उसको अंडरस्टैंड करके हम उस फॉर्म को फिलअप करेंगे। इसी तरह प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, नेम चेंज है, और अगर हमने कंपनी स्टैब्लिश कर लिया है, अब उसको क्लोज करना है, तो उस क्लोज करने के लिए क्या प्रोसीजर, जो इजी एग्जिट स्कीम है, उसको किस तरह हम अवेल कर सकते हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हैं, जैसे डीटीएस है, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए लाइसेंस इशू करता है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, वो कंस्ट्रक्शन के लाइसेंस इशू करता है, उसमें हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। पीपीआईबी है सोलर का, जो लाइसेंस इशू करता है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, जो कॉल सेंटर का जो लाइसेंस इशू करते हैं, और सॉफ्टवेयर हाउस के जो लाइसेंस इशू करते हैं। इसी तरह जो पीएसडब्ल्यू को भी आप देख सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो लाइसेंस है। अब एक नई अथॉरिटी बनी नीका, जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए होगी। तो उनके लाइसेंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, और लाइसेंस किस तरह हम हासिल कर सकते हैं, कि कितनी तरह की रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उन सारों को भी हम चेक करेंगे। साथ साथ में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी देखेंगे कि ट्रेडमार्क किस तरह रजिस्टर होता है, और आपकी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन है, और और जो एक्रीडेटेड रजिस्ट्रेशन आपको रिक्वायर्ड होती हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, किसी भी एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन के साथ एसोसिएट होना। अगर आप जो सेक्टर वाइज, जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, जैसे आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो पाशा के साथ आप अपने आप को रजिस्टर करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, और उस सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं। तो उस इंडस्ट्री की आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं और अप टू डेट रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। बाकी आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कर सकते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन ये था कि जी। राइट नाउ कंपनी में जॉब कर रही हूँ, तो वहाँ जी। पे एक्चुअली मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ एज अ कंपनी सेक्रेटरी ना। तो जी। बाकी तो फाइलिंग वगैरह जो चीजें होती है, अपने फॉर्म 2045 है या जो भी 3 है उनके बारे में आपने मुझे बता दिया है। डायरेक्टर को किस तरीके से जो है आप इसमें कवर कराएंगे, कि कोई न्यू जी। डायरेक्टर जो आप कराना चाह रहे हैं, या किसी की रेजिग्नेशन या लीगल एडवाइजरी, तो ये तो सब सारी चीजें कवर हो रही है। अच्छा, अपार्ट ऑफ दिस एक चीज और इसमें आती है, वो आती है कभी कभी हम लोग के पास ऑडिट आ जाता है, जैसे आईटी का ऑडिट है, पीएक्सएस की तरफ से आ गया, या तो आईटी ऑडिट हो गया, नॉर्मली वैसे ऑडिट हो गया, तो क्या ये चीजें भी इसमें कवर होंगी? देखिए, इसमें जो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है ना, जो सेक्शंस हैं, वो हम कवर करेंगे। जिस तरह आपने कहा कि ऑडिट आ गया, वो टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव में आते हैं ना। जो अगर आपकी असेसमेंट ओपन होगी, एक टैक्स आता है असेसमेंट होगी। फाइनेंशियल ऑडिट, एक आता है फाइनेंशियल ऑडिट, आ जाता है आईटी ऑडिट, जो हमारे जी। आईटी वगैरह सब चीजें ये ऑडिट होती है। तो एज बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, वो उनको भी देख रहा होता है चीजों को। तो जी बिल्कुल। अब आपकी जो कंपनी है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसके लिए मैंडेटरी होता है कि आपको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है। प्राइवेट लिमिटेड के लिए मैंडेटरी नहीं है कंपनी सेक्रेटरी। तो आपकी जो कंपनी है जहाँ पे आप जॉब कर रही हैं वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, राइट?
नहीं नहीं, ये प्राइवेट लिमिटेड ही है, और वहां पे भी ये मैंडेटरी है कि यू शुड हैव द कंपनी सेक्रेटरी, मतलब शुड हैव और नॉट, बट वी हैव। तो अब अब सही है। जाहिर सी बात है, जब डेजिग्नेशन करेगा तो मैं चाह रही थी कि मैं जो है ये चीज कोर्स वगैरह कुछ करके जो है ना, मैं उस पोजीशन के लिए अप्लाई करूं। तो जी बाकी सब चीजें मुझे समझ आ गई थी, जो जो वो कर रहे होते हैं, फॉर्म को अपडेट कर रहे होते हैं, या डायरेक्टर एड या शेयर वाली, वही वाली बात की पार्टिसिपेंट कोई ऐड करें, शेयर होल्डर ऐड करें, तो वही जैसे ऑफर लेटर वगैरह बनाते हैं, ये सब सब चीजें तो मैं देख रही होती हूँ, तो थोड़ी मुझे बातें आपकी समझ आ रही हैं कि ये चीजें आप कवर कर लोगे। लेकिन ये जी थोड़ा सा एक दो चीजें ऐसी आ गई थी जो कि ऑडिट से रिलेटेड थी, लाइक चले फाइनेंशियल ऑडिट तो हमेशा आता रहता है, लेकिन कभी जेआईटी आ जाता है पीएक्सएस से रिलेटेड, कभी ये जो है अपना आईटी का ऑडिट आ जाता है। तो वो भी एज ए कंपनी सेक्रेटरी जो है लोग वहां पे देख रहे होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या दैट वुड बी द पार्ट ऑफ दिस, और नहीं वो कोई और ही चीज हो जाएगी, फिर उसके लिए मुझे एक और कोर्स भी करना पड़ जाएगा। जी ठीक है, मैं आपको आंसर देता हूँ। आपने ठीक। कहा कि आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जॉब नहीं कर रही, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब कर रही हैं, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट, प्राइवेट में ऑप्शनल होता है। और अब आप, क्योंकि आपकी कंपनी में रिक्वायर्ड है ये पोस्ट, तो उनके जो मामलात हैं वो आप सारे हैंडल कर रही हैं। ठीक है, वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी आप देख रही हैं, कॉर्पोरेट भी आप देख रही हैं, जो भी आपको एससीसीपी से रिलेटेड इश्यूज हैं। ठीक है, जो जी। एससीसीपी आपको कोई नोटिस करता है तो हम उसको कवर कर सकते हैं। अब ठीक। एफबीआर अगर आपको ऑडिट का नोटिस करता है या विद होल्डिंग का नोटिस करता है, उस चीज को हम इस कोर्स में कवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है। ठीक है। एक्सेस भी नहीं कवर कर सकते, पाकिस्तान हाँ स्टॉक एक्सचेंज वो भी इसमें जो ऑडिट हाँ, मांग रहे होते देखिए, हैं वो भी नहीं कवर। जी हाँ, पीएसएक्स भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होता है। जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके ऊपर जो पीएसएक्स की कंप्लायंसेस हैं वो एप्लीकेबल होती हैं। अब जो 500 कंपनीज हैं पाकिस्तान में, अराउंड 540 के करीब कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, अ, उनके ऊपर जो पीएसएक्स के रेगुलेशंस भी इम्प्लीमेंट होते हैं। अब वो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो पीएस लिस्टेड कंपनीज हैं पीएसएक्स के साथ, पी, उनके ऊपर पीएसएक्स की सारी कंप्लायंस डी होती हैं। अब जैसे पुकार उनका एक सॉफ्टवेयर है, तो उसकी जो कंप्लायंसेज हैं आपने किस तरह में फाइलिंग करनी है वो उसके अंदर कवर होती है। लेकिन ये जो हम कोर्स कर रहे हैं, इस पे हमारा पीएसएक्स की रेगुलेशंस को हम नहीं पढ़ेंगे। हम कंपनीज, क्योंकि फिर ये कोर्स बहुत लेंथी हो जाएगा। अभी हम सिर्फ हम्म। इवन कंपनीज एक्ट को ही कवर कर लें, ये इसके आपको होता है ठीक। 500 प्लस सेक्शंस हैं, उसमें से भी हम जी। अराउंड 150 सेक्शंस को, ये जो मेन मेन सेक्शंस हैं उनको ही कवर करेंगे, और जो प्रैक्टिकली रूटीन में यूज भी होते हैं, और ताकि वो सारों के लिए बेनिफिशियल हो। लेकिन हम हम्म। कोशिश करेंगे जितने ज्यादा सेक्शंस को भी कवर कर सकें, साथ में कंपनीज रेगुलेशन को कम्प्लीटली कवर करेंगे। उसमें 12 चैप्टर्स हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच पे होगा कि हमने कंप्लायंसेस करनी किस तरह है, उसको फाइलिंग हम किस तरह करते हैं, पोर्टल के ऊपर लॉग इन करके हम किस तरह डॉक्यूमेंटेशन अटैच करनी है, ये सारी चीजें स्टेप्स हम आपको गाइड करेंगे। जी जी, एसएससीपी की फाइलिंग के साथ एक्चुअली हम लोग के पास ऐसा है कि थीम्स की फाइलिंग भी हो रही होती है, तो थीम्स पे भी कर रहे होते हैं फाइलिंग को, तो मतलब इसी वजह से मैं पूछ रही थी कि जैसे क्लाइंट सेग्रीगेशन वगैरह ये वो चीजें, सब चीजें जो है ना हम लोगों को करनी होती है, तो इसलिए ये मैं आपसे पूछ रही थी। तो क्या ये चीजें कवर होंगी, या बस जो है अपना आप कह रहे हैं एससीसीपी के रिलेटेड जो है वो सब चीजें जो है होंगी ऐसे ही? देखिए, कोर मकसद हमारा एससीपी को कवर करना है साथ में, लेकिन हम बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग भी हासिल करेंगे कि बिजनेस एडवाइजरी मैंने आपको जो बताया, ताकि आप किसी भी कस्टमर को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके पास जो क्लाइंट्स आते हैं, तो वो उनको गाइड कर सकें कि आपने किस फॉर्म में अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना है। तो उसकी आपको फुल इन डेप्थ नॉलेज होगी, तो फिर ही आप किसी को प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर की जो रजिस्ट्रेशन हैं, जस्ट लाइक पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, इनकी भी हम्म। फुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इन पे क्या क्या कंप्लायंसेस ड्यू होती हैं, और क्या टैक्सेशन इम्प्लीमेंट होती है, डबल टैक्सेशन किस पे इम्प्लीमेंट होती है, लाइबिलिटी किसकी अनलिमिटेड होती है। तो ये सारी चीज़ें हम हम्म। अंडरस्टैंड करेंगे। और सेक्शन 42 में जो एनजीओ किस तरह रजिस्टर होती है, ये भी हम इसको देखेंगे। लेकिन हम इस कोर्स में सोसाइटीज एक्ट को नहीं पढ़ेंगे। जिस तरह सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होती है उसको हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन सेक्शन 42 को हम कवर करेंगे। और जो आप जब एक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो आपको लाइसेंसिंग की जरूरत होती है। जैसे आप कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी आपने रजिस्टर करवा ली है,
तो आपको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से लाइसेंस लेना है। तो उसका क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, उसकी प्रैक्टिकली फाइलिंग किस तरह होती है, उसको जब लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है रिन्यू किस तरह करते हैं, और उसकी अपग्रेडेशन करनी है तो अपग्रेडेशन का क्या प्रोसेस होता है। इसी तरह सोलर के लिए प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड जो है वहाँ से किस तरह रजिस्ट्रेशन होती है, और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में आप किस तरह सॉफ्टवेयर हाउस को रजिस्टर करवाते हैं, कॉल सेंटर किस तरह रजिस्टर करवाते हैं, उसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे भी, लॉग इन साइन अप करके और केस सबमिट करके। और ये सारी चीज़ें हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन और आपकी जो ईओबीआई का कंसेप्ट है, ग्रेजुटी प्रोविडेंट फंड, जो एक्रीडेटेड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है वो हम कवर करेंगे। एक तो मैंने आपको बताया कि बिजनेस एडवाइजरी आपको आ जाएगी कि आप किसी को भी प्रॉपरली गाइड कर सकेंगे, वो बिजनेस स्टार्टअप कर रहा होगा कि आप कौन से अप्रोप्रिएट कैटेगरी में करना है और किस तरह कौन कौन सी कंप्लाइंसेस रिक्वायर्ड है। साथ में आप कंपनी रजिस्ट्रेशन को अंडरस्टैंड कर लेंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लाइंसेस कौन सी होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड की, पब्लिक लिमिटेड की, उनकी प्रैक्टिकली आप देख भी लेंगे किस तरह करते हैं, और उसके से रेलेवेंट सेक्शंस को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे और उससे रेलेवेंट रेगुलेशंस को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। और अगर आपको कोई एससीसीपी नोटिस करता है, सर्व करता है, तो आप उसको किस तरह रिप्लाई कर सकते हैं। जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी लॉ की तो आप उसको प्रॉपरली रिप्लाई भी कर सकते हैं, हियरिंग भी अटेंड कर सकते हैं। और साथ साथ इस कोर्स के करने के बाद आप अगर नॉन एडवोकेट हैं या चार्टेड अकाउंटेंट नहीं हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने आप को एससीसीपी इंटरमीडिएट पे लाजमी रजिस्टर करवाएं, ताकि आपके पास लीगली आप ऑथराइज हों एससीसीपी में प्रेजेंट होने के। और इवन आप एडवोकेट हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, स्टिल आप एससीसीपी के साथ इंटरमीडिएट रजिस्टर हो सकते हैं। सो इस कोर्स करने के बाद आप वो इजीली अपने आप को एससीसीपी इंटरमीडिएट के तौर पे भी, रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट के जो एससीसीपी की वेबसाइट पे अवेलेबल शो होते हैं कि ये 70-80% अभी जो रजिस्टर्ड हैं, इसी तरह आप भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इस कोर्स का जो मेन फोकस है वो मैंने आपको बताया। जी जी, जी थैंक यू सो मच। वेलकम। आपने ओवरव्यू दे दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताएं, ये आप रजिस्ट्रेशन बता रहे हैं एसईसीपी की वेबसाइट पे हो जाएगी, तो उसकी क्या एक अलग प्रोसेस और उसकी अलग फीस होती है क्या? जी बिल्कुल। देखें, आप एफबीआर में जब रजिस्टर करवाते हैं तो उसकी कोई आपको लीगल मतलब फीस नहीं पे करनी होती। ठीक है, एफबीआर की कोई फीस नहीं होती, क्योंकि एफबीआर आपसे टैक्स की अमाउंट कलेक्ट करता है। जो जैसे आप अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप करा रहे हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप करा रहे हैं। लेकिन आप जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन की फीस होती है जो कैपिटल की बेस पे कैलकुलेट होती है। ऑथराइज कैपिटल जितना आप रखेंगे उस बेस के ऊपर फीस कैलकुलेट होती है। नॉर्मली अगर आप 1 लाख रुपए रखते हैं तो 11 से 12 हज़ार रुपए एससीसीपी आपको चार्ज करता है। सो सिंगल मेंबर कंपनी किस तरह रजिस्टर होती है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ये सारी हम प्रैक्टिकली फाइल करके वन बाय वन इसको कोर्स में कवर करेंगे। अच्छा कामन साहब, ये तो समझ आ गई बात। अभी बताएं, जब हम लोग एसईसीपी की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करेंगे एज ए इंटरमीडिएट, जैसे आपने बताया एसईसीपी के, वो उसकी भी जी कोई फीस होती है जी रजिस्ट्रेशन हाँ, की? उसकी एज ए कंपनी आई थिंक 10,000 रुपीज़ है, और इंडिविजुअल केसेस में 1,000 टू 2,000 रुपीज़ फीस है। लेकिन वो अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, वो आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं हेड ऑफिस में, और वो आफ्टर आपकी चेक करने के बाद उसको आपको डॉक्यूमेंटेशन अगर आपकी कंप्लीट होगी तो देन आपको एज ए रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट की लिस्ट में एंटर कर देंगे। कामरान साहब, एक मेरा सवाल था कि ए- एक केस था नेब में, मैंने चलाया था और बाद में नेब जज ने वो ट्रांसफर करके एससीसीपी को ट्रांसफर कर दिया कि आप इसको रेगुलेट करें मॉनेटरी जुरिसडिक्शन के बुनियाद पे। तो जी उस पे एससीसीपी स्टिल उसको होल्ड करके रखा हुआ है, और उसको वो उनका कहना है लीगल विंग का कि हमारे पास ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, अभी तो हम ये फाइल्स कलेक्ट करके और अभी कुछ बोर्ड बनाएंगे और रेगुलेशंस बनाएंगे तो कुछ करेंगे क्या चले इस गए जी, टाइप की, इस टाइप गलती की है, भी चले गए। हेलो, इस टाइप जी की जी मैं भी सुन रहा इसमें इस टाइप की भी कंप्लायंसेस इसमें आप हमें सिखाएंगे? हूँ। देखिए, अभी एसएससीपी जब वो रेगुलेशंस बनाएंगे
तो हम आपको फिर वो सिखा सकेंगे ना। अभी उन्होंने वो रेगुलेशन ही नहीं बनाए जिसकी वो कह रहे हैं कि फ्यूचर में हम बनाएंगे। तो लेकिन हम कवर करेंगे उस टॉपिक्स को कि उस टॉपिक को कोई मतलब उसके करीब करीब तो हम पहुंच सकेंगे जी हाँ, कि आप देखिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कंपनीज एक्ट किस के अंदर क्या क्या सेक्शंस हैं, किस हम्म तरह टाइम बार होता है, ठीक है। आपने हम्म किस किस टाइम फ्रेम में फाइलिंग करनी होती है। अगर उस टाइम फ्रेम में फाइलिंग नहीं करते, नॉन कंप्लायंस रह जाते हैं, तो आप पे क्या पेनल्टीज इम्पोज होती हैं, कितनी तरह की पेनल्टीज होती हैं, लेवल 1 की, लेवल 2 की, लेवल 3 की। तो ये सारी हम्म चीज़ें इसको अंडरस्टैंड हम करेंगे इस कोर्स में। ओके फाइन फाइन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो मैंने आपसे पूछना था कि ये जो कोर्स आप करवा रहे हैं ये फ्रॉम बेसिक टू एडवांस होगा, कि मतलब इसमें सारी चीजें आप कवर करेंगे बेसिक से लेके, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल फ्रेश हैं इस चीज में। और जी सेकंड सर बिल्कुल। क्वेश्चन ये था कि अभी जैसे अभी अक्टूबर में एनुअल फाइलिंग होती है कंपनी वगैरह की, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हर अक्टूबर में फाइलिंग होती है। तो उस पूरी फाइलिंग के प्रोसीजर भी आप बताएंगे कोई कम प्रैक्टिकली कि किस तरह से फाइलिंग करते हैं आप अक्टूबर में। जी बिल्कुल, देखिए अगर आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन आपको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बिजनेस की कैटेगरीज किस किस्म की होती हैं। जैसे कंपनीज का आपको पता होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड क्या कंपनी क्या है, सिंगल मेंबर कंपनी क्या होती है। थोड़ी बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो प्रॉपरली आपको मैं गाइड करेंगे कि किस तरह इनकी रजिस्ट्रेशन होती है, इन पे क्या कंप्लायंसेस होती हैं, और किस बंदे को अब किस सेक्टर में अगर आप जा रहे हैं, उस सेक्टर के लिए कौन सी अप्रोप्रिएट कैटेगरी है, वहां से हम इनिशिएट करेंगे ताकि आपके बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग हो, आपको क्लैरिटी हो आपके अपने कंसेप्ट में, और कंप्लायंसेस की अंडरस्टैंडिंग हो। जब आपने फाउंडेशन बना दी, एक कंपनी की बुनियाद रख दी, अब उसके बाद उसकी जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस हैं, हमने उसको किस तरह करना है, उस पर कौन सी इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस ड्यू होती हैं, और कब कब वो हमें फाइल करनी होती हैं। सो उस हाँ। सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे थ्रू कंपनीज रेगुलेशन 2024 को हम पढ़ेंगे कि कौन से फॉर्म किस फाइलिंग के लिए यूज होते हैं। और अगर कोई इवेंट हो जाता है, जैसे एड्रेस चेंज का इवेंट है, तो वो हमने जी जी। 14 डेज में अगर फाइलिंग करनी है, तो कौन सा फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म 21 फाइल करना है, और उसके अंदर हमने क्या ठीक है डिटेल्स मेंशन करनी है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और फिर आपने सर ये तो कंपनी नेचर पे डिपेंड कर रहा है ना कि वो उसका अक्टूबर में जो फाइलिंग होनी है उसके कौन कौन से फॉर्म्स फाइल होने हैं। तो जी वो सारा यानी आप कवर करवाएंगे उसकी एनुअल जी फाइलिंग बिल्कुल में सर, भी। कवर। जी बिल्कुल ऐसे ही। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू थैंक यू। अच्छा। अच्छा। सॉरी, आप शुगर और नाश्ता। नाश्ते सोहेल में प्रोटीन, अंडे, गोश्त, सोहेल कीमा, अब्दुल साहब, आपने क्वेश्चन किया कि देसी घी, स्टेट ओन और इंटरप्राइजेस को आप कवर करेंगे या नहीं। सलाद, सब्जियां का स्टेट इस्तेमाल ओन करें इंटरप्राइजेस की और बाद जो में कंप्लायंसेस कॉल हैं, करें, पराठे, नान करें, मेडिकल ये स्पेशलिस्ट से काइंडली बाहर, आप डॉक्टर शायद म्यूट कर दें। सलमान अजीमी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था। मैंने एक कंपनी रजिस्टर की थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रियल एस्टेट से रिलेटेड। जी तो सर मैं उसका ये पूछना चाह रहा था कि अब मजीद उसके आगे जो बैंक अकाउंट्स और वो जो सारा प्रोसीजर होगा, उसके लिए इस कोर्स के अंदर बेनिफिट होगा मुझे कि मजीद मैं इसके अंदर अगर कैरी ऑन रखता हूँ। देखिए, अब रियल स्टेट में आपने मार्केटिंग करनी है, डेवलपमेंट करनी है, या बिल्डर हैं आप। रियल एस्टेट में तो मेरी बेसिकली बिल्डर हूँ मैं, और मार्केटिंग के लिए मतलब बिजनेस है मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं। आप देखिए आप कितनी इसमें इनकम आती है, आप किस तरह टैक्स स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, क्योंकि कंपनी में आपको पता है डबल टैक्सेशन कंसेप्ट होता है, लेकिन साथ में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो सैलरी ले सकते हैं। तो अगर आपकी अमाउंट मिनिमम है, तो आप सैलरी अपनी रख के उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह आप टैक्स स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे केस टू केस के किस सेक्टर में हमें
क्या बेनिफिट होगा, ठीक है, अगर हम उस तो सर कैटेगरी में जैसे वो रजिस्टर करें। एससीसीपी के थ्रू हमें लाइसेंस मिलते हैं इस्लामिक, जैसे सुकूक लाइसेंस होता है, और मतलब अगर हमने फंडिंग को पूल करना हो इस कंपनी में तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आपने अगर इन्वेस्टर ऐड करने हैं तो डेफिनेटली आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहिए, और उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट इनहांस कर सकते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स और ला सकते हैं, ठीक है। और अब डिफरेंट कैटेगरीज की शेयर होल्डिंग भी होती है, ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, क्लास ए क्लास बी शेयर्स होते हैं। तो उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह आप और कितनी आप शेयर होल्डिंग दें तो आपके पास भी मैनेजमेंट के राइट्स रहें, और आप, जी सर, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, इसको कवर करेंगे। अलैक्म सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं खालिद साहब? सर अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक सर। दो छोटे से सवाल हैं। आपने अभी जी जी। ड्यूरिंग आंसरिंग मुझे ये बताया था ऑडियंस को कि सोलर कंपनी, और फिर उसके बाद उसकी फर्दर कौन सी रजिस्ट्रेशन है, वो थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें। और सेकंड सर सवाल एक ये था कि आईसीएसपी एक इदारा है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरी पाकिस्तान करके, तो वो क्या कोर्स करवाता है और हम कौन सा कोर्स करेंगे, उसकी थोड़ी सी जो है ना बाइफरकेशन बता दें, रजिस्ट्रेशन क्या होगा। देखिए, पहले मैं कोर्स का आपको बता दूं कि बाकी जितने भी कोर्सेज होते हैं उसमें थियोरेटिकल चीज़ें कवर हो रही होती हैं। हम ये जो कोर्स है आईसीटी के जो कोर्सेज हैं, इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको प्रैक्टिकल अप्रोच की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपने एलएलबी कर लिया है या आपने एमकॉम किया हुआ है या आपने सीए किया हुआ है, सीए तो मैं इनके वो सीएमए किया हुआ है, और अगर आपने प्रैक्टिकली काम नहीं किया हुआ, देन आपको ये कोर्स प्रैक्टिकली आपको बताता है कि आपने किस तरह डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी है, किस तरह फॉर्म फिलअप करने हैं, ठीक है, कौन से स्टेप्स करने हैं। अब आपको पीपीआईबी का, जिससे आपने बात की सोलर के लाइसेंस की, उसकी आपको चेक लिस्ट भी मिल जाएगी, इंटरनेट पे अवेलेबल है। लेकिन आपने जो पे ऑर्डर बनाने हैं, आपने उसकी जो कंप्लायंसेस करनी है, कौन कौन से आप प्रोविंस में रजिस्टर हों, ठीक है, तो जो आपको कह सकते हैं कि टेक्निकल चीज़ें, वो सारी चीज़ें इस कोर्स में कवर होती हैं। आपको प्रॉपरली गाइड किया जाता है कि आप अगर ये इस लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें ये हर्डल्स आ सकती हैं, अगर आप इन कंप्लायंसेस को इस तरह प्रॉपरली फाइल करेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी, और उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, किस तरह आपने फॉलो अप लेना है, तो ये सारी चीज़ें। सेकेंडली, आपने जो क्वेश्चन किया है कि सोलर के लाइसेंस के लिए क्या कंप्लायंसेस होती हैं, आफ्टर जब आपको लाइसेंस मिल जाता है, अब 3 साल के लिए लाइसेंस होता है, तो एवरी ईयर आपने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो सर्टिफिकेट है, जो हर साल रिन्यू होता है, वो आपने सबमिट कराना होता है पीपीआईबी में। इसी तरह अगर कोई आपका ऑफिस एड्रेस चेंज हो गया तो आपने उनको इंटीमेट करना होता है। इस तरह की कंप्लायंसेस आपको करनी होती है। जी हजरत मैं बिलाल। सर इसमें बस एक चीज ये बता जी देंगे, जी। जैसे मैंने कोई कंपनी बनाई ट्रेडिंग की, सोलर पैनल की ट्रेडिंग करेगा, तो उसके लिए भी जो है वो एलएलपीआई की रजिस्ट्रेशन फर्दर लेनी पड़ेगी। जो ट्रेडिंग करेंगे उसके लिए वो तो सोलर इंस्टॉलेशन के लिए ना, या इंपोर्ट के लिए, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए नहीं, मैंडेटरी नहीं है। तो ये जो आप लोग एलएलपीआई कह रहे हैं ना, एलएलपीआई, पीपीआईबी मैंने क्या, प्राइवेट पावर पीपीआईबी, इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, स्टैंड्स फॉर व्हाट? प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, जो पहले अल्टरनेटिव डेवलपमेंट इंजीनियरिंग बोर्ड था, एडीईबी था। अच्छा, तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे, और जो उसकी इंपोर्ट सोलर से। एक्सपोर्ट और जो ट्रेडिंग के अंदर जी जो इन्वॉल्व है, उनके लिए जो है वो जरूरी नहीं है। जी, बिल्कुल ऐसी। ओके सर, थैंक यू। वेलकम हजरत बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त और रिव्यू दिया, और माशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि आगे क्लास में भी ज़बरदस्त रहेगी बेचिए हमारा। इंशाल्लाह मुझे इंशाल्लाह। ये पूछना था कि फार्मर्स अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी इधर बनाना चाह रहे हैं, या एज अ डायरेक्टर किसी कंपनी में आना चाह रहे हैं, या कोई फॉरेन ग्रुप है, तो पाकिस्तान में किस टाइप की कंपनी वो रजिस्टर्ड करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे कोर्स में, या नहीं उसके लिए अलग से जी कोई वो बिल्कुल, होगा? नहीं, इस कोर्स में हम डेफिनेटली ये चीज़, आपका जो क्वेश्चन है, उसको फुली कवर करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि फॉरेन कंपनी की तरफ जाना चाहिए
या फॉरेन सब्सिडरी की तरफ जाना चाहिए, या इंडिपेंडेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के उसमें एज ए फॉरेन सब्सक्राइबर के तौर पे फॉरेनर को ऐड होना चाहिए। ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है कि आपका फिर पहले आपने स्कोप आइडेंटिफाई करना है कि वो किस मकसद के लिए कंपनी बना रहे हैं, उनके मोटिव क्या है। जब वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, देन आपके शायद ब्रांच ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस में वो चीजें कवर ही नहीं होती हों। जो फॉरेन कंपनी होती है वो ब्रांच जी। ऑफिस बनाती है या लाइसेंस ऑफिस स्टैब्लिश करती है। फिर ओके। आप आगे के आप लोकल कंपनी की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान में एक लोकल कंपनी बनाएंगे, लेकिन इसकी जो शेयर होल्डिंग होगी वो फॉरेन कंपनी के पास होगी। देन वो ओके। डिक्लेयर होगी एज ए फॉरेन सब्सिडरी कंपनी। लेकिन अगर आपके पास फॉरेन सब्सिडी की तरफ भी नहीं जाना चाहते, तो आप इवन उनको ऐसे फॉरेन सब्सक्राइबर के तौर पे इंडिपेंडेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टैब्लिश करेंगे, लेकिन उसमें जो शेयर होल्डर्स होंगे वो फॉरेनर्स होंगे। सो ये अप्रोच भी आप कर सकते हैं वो। लेकिन आप पहले, मैंने बताया कि आपने स्कोप चेक करना है कि किस मकसद के लिए हमने कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं। कंपनी रजिस्टर करना एक एक पर्सपेक्टिव है कि हमने एक फॉर्म फिल जी। करना है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देनी है। लेकिन हमने अगर ये चीज ही आइडेंटिफाई नहीं की कि हमारा जो स्कोप ऑफ वर्क है वो इस कैटेगरी ऑफ कंपनी में कवर होता है या नहीं। अब मोस्टली क्या हो रहा है कि लोग बिजनेस से डिसहर्ट भी हो जाते हैं कि एक बंदा आता है, उसने शॉप बनाई है और वो कहता है मेरा बिजनेस रजिस्टर करा दें, तो वो उसको शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो कहता है कि मेरी कंपनी रजिस्टर कर दें। तो जो कंसल्टेंट होते हैं वो कहते हैं आप मुझे अपनी आईडी कार्ड दें, डिटेल्स दें, पार्टिकुलर्स दें, ये पार्टिकुलर्स हैं, और कल आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, ये हमारी फीस है। अब उस बंदे की जो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, उसने एक शॉप बनाई है और उसका जो बिजनेस है, समझ लें कि वेजिटेबल फ्रूट्स का बिजनेस है, तो उसको तो जी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनानी थी। सो ये आपने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेनी है कि आप किस मकसद के लिए बिजनेस कर रहे हैं, मतलब आपका बिजनेस की कैटेगरी टाइप क्या है, और फ्यूचर में आपका क्या पर्सपेक्टिव है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। 3-4 आप यही हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाइंट वो हो जाता है, अनॉय हो जाता है। तो आप एक लिमिटेड क्वेश्चन से उससे कितनी ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, और उसको फिर एवेल्युएट करें और उसको फिर प्रॉपरली गाइड करें कि अगर आप चाह रहे हैं कंपनी बनाना, तो ये आपके लिए अप्रोप्रिएट कैटेगरी नहीं है। आप सोल प्रोप्राइटर की तरफ चले जाएं, उसके लिए इजी कंप्लायंसेस हैं, उसमें एनुअल ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें आपने एनुअल कंप्लायंसेस इस तरह नहीं करनी होती जिस तरह आप सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने जस्ट एक रिटर्न फाइल करनी है, जो आप पर्सनल रिटर्न फाइल करते हैं उसी में अपनी अपनी बिजनेस इनकम मेंशन कर देनी है। तो ये सारी जी। चीजें आप किस वक्त बताएंगे, उनसे पहले आप इनपुट लेंगे, देन आप प्रॉपरली उनको गाइड कर सकते हैं। सो ये पर्सपेक्टिव हम इस कोर्स में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नजाकत अली साहब। वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि एसएमसी और सोल प्रोप्राइटर में मेजर डिफरेंस क्या है? देखिए, एसएमसी है कॉर्पोरेट सेक्टर है और सोल प्रोप्राइटरशिप नॉन कॉर्पोरेट में आती है। अब जो भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी दो प्रॉपर कैटेगरीज हैं, एक है कॉर्पोरेट सेक्टर में, एक है नॉन कॉर्पोरेट में। कॉर्पोरेट सेक्टर में डबल टैक्सेशन का कंसेप्ट होता है, नॉन कॉर्पोरेट में सिंगल टैक्सेशन होती है। कॉर्पोरेट सेक्टर में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, नॉन कॉर्पोरेट में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कॉर्पोरेट सेक्टर में रेगुलेटर इन्वॉल्व होता है, जस्ट लाइक SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उसकी सर कंप्लायंसेस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है। जी, सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने बेसिकली सीए किया हुआ, मैंने कंप्लेंट्स में आना, तो उसका क्या प्रोसीजर है? आपने सीए किया हुआ है, जी सर। कंप्लायंस में आना है आपने। जी सर। तो आपको पहले देखें, ये कोर्स करेंगे आपको ऑलमोस्ट 90% जो बेसिक कंप्लायंस है वो तो कवर हो जाएंगे आपको। बेसिक भी साथ साथ में आपको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की ऑलमोस्ट कंप्लायंसेस का आइडिया हो जाएगा कि जो टोटल फॉर्म 1 से लेके फॉर्म ए से लेके फॉर्म 27 तक जितने भी फॉर्म्स हैं, उसमें से हम 20 फॉर्म तो एटलीस्ट उसको फिलअप करेंगे। ठीक है, और जो एप्लीकेशन है 6, ऐप 1 से लेके ऐप 6 तक, इजी एग्जिट की एप्लीकेशन, नेम रिजर्वेशन की, ग्रुप की, और सेक्शन 42 की। सो ये सारी चीजें हम इस कोर्स में कवर करेंगे। ठीक है सर इसमें कोई प्रैक्टिकल वर्क भी होगा? जी, प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ करेंगे कि अब हमने कोई फॉर्म फिल करना है तो उसको
थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना कि इसका मकसद क्या है, इस फॉर्म को क्यों फाइल कर रहे हैं, लेकिन किस तरह फिलअप करना है वो तो प्रैक्टिकली लीप पोर्टल में लॉग इन करके हम इसको फाइल करेंगे। Yes, sir. अच्छा कामरान साहब, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से जो कि एसईसीपी में रजिस्टर्ड होती है, जी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिस तरह अभी एक साहब वो उसकी भी बात कर रहे थे, कोई इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट लाना स्ट्रीट चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट कंपनी और खोलना चाहते हैं। स्ट्रीट 90। जी आइए से आवाज आ रही। तो जी जी क्वेश्चन करें आप। अच्छा, तो इस सिलसिले में एसेट मैनेजमेंट के जो लाइसेंसेस होते हैं 4-5 किस्म के होते हैं, तो उसके लिए भी हम किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं उसको, अगर कोई उसका ऑनर जो है या डायरेक्टर जो है वो फॉरेनर है और यहाँ पे इस तरह की कोई कंपनी खोलना चाहता है, इस चीज़ के भी हम कवर करेंगे इस चीज़ में। देखिए ये स्पेशलाइज्ड कंपनीज में आती है। अभी तक 2.5 लाख कंपनीज पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं, उसमें से सिर्फ 500 कंपनीज पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, और जो आप बात कर रहे हैं वो स्पेशलाइज्ड कंपनीज हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में वो कंसीडर होती हैं। अब वो अराउंड 100 कंपनीज हैं, तो उनकी असाइनमेंट बहुत रेयर आपके पास आएगी कि आपके पास कोई कहे कि मुझे आप रीट रजिस्टर करवा दें, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रजिस्टर करवा दें, या आप मुझे माइक्रो फाइनेंस बैंक रजिस्टर करवा दें। सो उसकी हाँ, या ऐसी अभी ये कोई कोई रियल एस्टेट वाले भी बात कर रहे थे ना। जी बिल्कुल। तो उसकी असाइनमेंट आपके पास बहुत रेयर आती है। अब उसकी रेगुलेशन सेपरेट है, हर कैटेगरी के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनकी प्री रिक्विजिट्स हैं। ठीक है, अब वो मोस्टली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। ठीक है, और उनमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है कि आपका इतना इनिशियल कैपिटल हो, 50 मिलियन या 200 मिलियन आपका कैपिटल होगा तो आप एलिजिबल होंगे। और फिर उसकी उसकी प्री रिक्विजिट्स ही काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो अगर हम उनको कवर करें, सो वो मैंने जिस तरह आपको बताया अभी 3 या 4 रेट होंगे, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं। ठीक है, तो उसकी असाइनमेंट भी बहुत लिमिटेड है, तो वो एक स्पेशलाइज सेगमेंट है। उसकी मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि यहाँ यहाँ से आप इसके रेगुलेशंस को स्टडी कर लें, और इसको आप रेगुलेशंस को जब स्टडी कर लेंगे तो उसमें आपको जब बस वो असाइनमेंट आई होगी, और आपको तो टाइम टू टाइम आपका जो रेगुलेशंस है वो इजी हो रहे हैं, उसमें कंप्लायंसेस कम से कम होती जा रही हैं। और अब आप इन फ्यूचर देखेंगे कंपनीज एक्ट में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस होंगी, क्योंकि ये ऑन बोर्ड है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की जाएं, क्योंकि ताकि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए बाहर से। तो उनको हम कवर नहीं करेंगे। स्पेशलाइज जो आप कह रहे हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया और या लीजिंग कंपनीज होगी, इनको हम कवर नहीं एसएमए, करेंगे। सेपरेटली या मैनेज अकाउंट, जी, प्राइवेट इक्विटी। उनको उनको हम कवर नहीं ठीक है। करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक तो मुझे वालेकुम सलाम। मैं सुहेल बात कर रहा हूँ, सैयद सुहेल अख्तर। बाय जी प्रोफेशन सर मैं साहब। एडवोकेट, और एसओई का मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। एक तो वो इंटरप्शन हुई दरमियान में, तो मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या फरमाया। तो एक तो काइंडली वो रिपीट कर दीजिएगा। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जो हम कोर्स कवर करेंगे, उसकी कोई स्ट्रक्चरिंग है, ताकि मैं उसमें थोड़ा सा अगर अर्ली प्रिपेयर हो सकूं तो वो तो सर अपना क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, आपकी आवाज़ कट गई थी दरमियान में। मैं ये कह रहा था कि एक तो एसओई वाला वो आप काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। दूसरा मुझे ये बताइए कि कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल है जिसमें हम इसको स्टडी करेंगे, ताकि मैं मतलब प्री प्रिपेयर होकर मेरी अंडरस्टैंडिंग में जरा बेहतर हो जाएगा मेरे लिए। हेलो हेलो। जी, कोई आप कह रहे हैं कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल है जिसको हम हाँ स्टडी मतलब करेंगे, हम जिस राइट? तरह से ऐसे ही जैसे अब मुझे पता हो कि नेक्स्ट डे वी विल बी स्टडीइंग दिस, तो मेरे लिए ये आसान होगा। मैं इसको एक ओवरव्यू कर लूंगा, क्योंकि एलएलबी की अभी काफी टाइम हो गया है।
तो लिटिगेशन से ताल्लुक है, इसलिए ज़रा थोड़ा सा वो ये चीज़ें ज़रा रह जाती हैं आपके देखिए व्यू में। हम जो क्लास में स्टडी करेंगे ना, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसी लॉस रेगुलेशंस को आप रिपीटेडली 2-3 दफा पढ़ेंगे तो आपको फुल अंडरस्टैंडिंग होगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो जो हम स्टडी करें क्लास में, आप उसको नेक्स्ट डे उसको रिपीट करें, अंडरस्टैंड करें प्रैक्टिकली। वो जो हमने प्रोसेस को अडॉप्ट किया है, तो आप उसको अपनी पोर्टल पे लॉगिन करके अपने आईडी साइन इन करके उसको फॉर्म्स को फिलअप करके देखें, और जो सेक्शंस हमने डिस्कस किए हैं उनको आप रीड करें, और अगर उस पर कोई क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू कामरान साहब, थैंक यू वेरी वेलकम। मच। वेलकम जी। क्लाइंट फर्नांडिस। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक्चुअली मुझे ये कंफर्म करना था, जैसे कि एक ट्रेड लाइसेंस की हम जब बात करते हैं पाकिस्तान जी के लिए, तो वो जो ट्रेड लाइसेंस जो रजिस्टर्ड होता है, तो वो पाकिस्तान के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ट्रेड लाइसेंस इज रजिस्टर्ड एज एन एससीसीपी से होता है। जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ प्रैक्टिस होती है, जैसे मैं अगर एक कंपनी रन करता हूँ अपनी, तो मैंने सिंपली एक एफबीआर से रजिस्टर्ड हुआ है और एक बैंक अकाउंट खोल दिया और मेरा बिजनेस रन हो रहा है। तो जैसे अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमें कोई ट्रेड लाइसेंस, जैसे हम कहीं और अकाउंट अगर मैं जैसे खुलवाना चाह रहा हूँ दुबई में या दूसरे कंट्री में, तो वहाँ पे मुझे ट्रेड लाइसेंस की रिक्वायर्ड होती है। तो अब जैसे मैंने चेंबर से भी रजिस्टर्ड हो गया हूँ, फिर म्यूनसिपालिटी का भी ट्रेड लाइसेंस होता है, तो वो एक ऑथराइज है। क्योंकि मुझे ये समझना है कि वो ट्रेड लाइसेंस अगर हमें यहाँ से लेके देना हो तो हम किसको कंसिडर करें। जी। आप जिस तरह उसको कंपेयर कर रहे हैं कि बाहर हमें एक ट्रेड लाइसेंस मिलता है, इवन हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी जैसे करते हैं, बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, तो हमें एक ट्रेड लाइसेंस मिल जाता है कि हम लीगली अलाउ हैं कि हम ये बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। और सेकंड, आपको पता है जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट ही आपका ट्रेड लाइसेंस होता है। सो पाकिस्तान में अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। लेकिन आप नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने बिजनेस को जब रजिस्टर करवाते हैं, अब नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में या तो आप पार्टनरशिप बनाएंगे या फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कर रहे होंगे। अगर आप सोल बिजनेस कर रहे हैं तो आप जस्ट एक एंटियन में अपना बिजनेस, जो पर्सनल एंटियन है, उसमें अपने बिजनेस को ऐड कर लेंगे, तो वही आपका एज ए बिजनेस सर्टिफिकेट कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह अगर आपने पार्टनरशिप को रजिस्टर करवा लिया, पाकिस्तान में 2 तरह की पार्टनरशिप है, एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है। और अगर आपने पार्टनरशिप को रजिस्टर करवा लिया है, फॉर्म सी या फॉर्म एच ले लिया आपने, सो वो आपका ट्रेड लाइसेंस आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन कुछ बिजनेसेस हैं जिनके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये आपकी लीगल आइडेंटिटी बनाती है कि आप लीगली अपने बिजनेस को आपने रजिस्टर करवा लिया है। लेकिन कुछ बिजनेसेस के लिए आपको परमिशन चाहिए। जस्ट लाइक कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पीईसी, एक इदारा है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, वहां से आपको कंस्ट्रक्टर का लाइसेंस चाहिए। उसकी कैटेगरी है C6, तो आप 2.5 करोड़ तक के बिजनेस कर सकते हैं। इसी तरह सोलर के लिए PPIB मैंने आपको बताया। इसी तरह आप देखें, आपने बिजनेस तो रजिस्टर करवा लिया, आपने क्लिनिक के नाम से ZA क्लिनिक एक रजिस्टर करवा लिया, लेकिन आप लीगली अलाउ नहीं है कि उस क्लिनिक को रन कर सकें जब तक आपका क्लिनिक का जो लाइसेंस है PMDC इशू करे, या हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी का आपके पास लाइसेंस हो, देन आप लीगली अलाउ हैं कि उस क्लिनिक को रन कर सकते हैं। सो आपने सबसे पहले एक लीगल आइडेंटिटी स्टैब्लिश करते हैं पाकिस्तान में, देन आपको, अगर आप स्पेसिफिक सेक्टर में जा रहे हैं जहाँ पे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, सो आपने आइडेंटिफाई करना है। कुछ सेक्टर्स हैं जैसे जनरल ट्रेडिंग है, आप जनरल ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेल परचेज का काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको कहीं पे कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह मैं आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसके लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है।
इसी तरह कोई आपको इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई आपको कहता है या एज ए टूर गाइड वो काम कर रहा है या आपको टिकट सेल कर रहा है, टिकटिंग का बिजनेस कर रहा है, तो उसके पास डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सर्विसेज से लाइसेंस होना चाहिए। देन वो लीगली परमिजिबल है कि वो आपको के साथ बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, अदरवाइज वो लीगली इनकरेक्ट होगा। ओके, तो सर बस मुझे यही कंफ्यूजन था, क्योंकि टेक्निकली मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि मैं एक इंटरनेशनल आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर जी काफी साल। तो मेरा जो यहाँ पे एंटिटी जो रजिस्टर्ड हुई वो एफबीआर से है, और प्लस मेरा पीएससीबी से हुआ हुआ है लाइसेंस जो हमें रिक्वायर्ड है। जी। अब देखिए, जो तो पीएससीबी हमें से आपको अकाउंट लाइसेंस मिला है वो आपको एक परमिट मिल गया है। अब वो भी आप पीएससीबी जो आपको लाइसेंस देता है वो आप आईटी एक्सपोर्ट के बिजनेस में एंगेज हैं, तो आपको एक टैक्स बेनिफिट के लिए आप पीएससीबी में रजिस्टर होते हैं। अदरवाइज अगर आप लोकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप लीगली बाउंड नहीं है कि आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर हो। ठीक है, आईटी का बिजनेस करने के लिए आपको कहीं से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आईटी सर्विसेज देने के लिए पाकिस्तान में। हाँ, अगर आप आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप पीएसईबी के साथ रजिस्टर होंगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। वो भी मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन मैंने आपको बताया उसमें बेनिफिट्स हैं। आपको 0.25% टैक्स डिटेक्ट होता है। अदरवाइज अगर पीएसईबी के साथ रजिस्टर नहीं होंगे तो 1% टैक्स डिटेक्ट होगा और आप फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल कर जाते हैं। सो आप पे के ऊपर फर्दर टैक्स इंप्लीमेंट नहीं होता। दैट्स वाई पीपल प्रेफर के पीएसईबी में रजिस्टर हो। जी, मलिक असद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ सर, ये आपसे मैंने पूछना था कि ये जो आप इंकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं इसमें ये किसी किस्म के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं या आप ये फास्ट फूड की चेन होती है रजिस्ट्रेशन, तो इनकी भी कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन होती होगी, तो इसको भी हमारे कोर्स में कवर होंगे सर? ये चीजें भी हमारे देखिए कोर्स में कवर होंगी या नहीं? देखिए, जो रेगुलेटर्स है ना वो हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से रेगुलेटर हैं पाकिस्तान में और कौन कौन से जी सर। सेक्टर में जब रजिस्ट्रेशन होती है तो आप उन रेगुलेटर के पास जाते हैं और अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाते हैं। सो राइट उन सर। सेक्टर्स में के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो रेगुलेटर्स मैनेज करते हैं। जैसे अगर कोई सेलुलर कंपनी पाकिस्तान में लॉन्च करेगा तो उसको पहले परमिशन लेनी है पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी से। इसी तरह कोई रेडियो जी सर। लॉन्च करेगा तो उसने एक फ्रिक्वेंसी जो लेनी है तो वो पैमरा से परमिशन लेगा। ठीक है, इसी तरह कोई राइट सर। पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश करना चाहता है तो ओगरा से लेगा। तो ये हम पहले हमने सेक्टर आइडेंटिफाई करना है कि हम किस सेक्टर में काम कर रहे हैं और उस सेक्टर पे कोई रेगुलेटर पाकिस्तान में है या नहीं। जिस तरह मैंने आपको सर एग्जांपल फॉर दी, एग्जांपल आप अकेडमी बनाना चाहते हैं कोई, तो उसको कहीं ना कहीं एकेडमी के रजिस्टर लिए करवाएंगे आप? तो कहीं कोई भी आपको रेगुलेटर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, हाँ, आप अगर कोई अच्छा ठीक है स्कूल सर। स्कूल बनाते हैं तो स्कूल के लिए आपने प्राइवेट जो वो इदारा है उससे रजिस्टर कराना होता है। अगर आप बोर्ड से एफिलिएशन लेना चाहते हैं तो बोर्ड से आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। इवन आपने स्कूल बनाया हुआ है, लेकिन आप बोर्ड के साथ कुछ आपने स्कूल देखे होंगे बोर्ड के साथ एफिलिएटेड नहीं होते। रावलपिंडी लेकिन कोर्स, सर आपने अगर कोई नेम रिजर्व करना हो कि वो कोई नेम कोई और यूज ना कर सके, तो आप उसको तो वो कहीं ना कहीं देखिए रजिस्ट्रेशन। उस देखिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग है मार्केट में कि आप एससीसीपी में जाके नेम रिजर्व करवा लेते तो आपका नेम सिक्योर हो जाता है। जो नेम की प्रोटेक्शन होती है, जो ट्रेडमार्क जिसे कहते हैं, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में काउंट होती है। वो पाकिस्तान में इदारा है राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वहां से आप रजिस्टर करवाते हैं। उसको हम सॉरी कवर सर, कौन सा करेंगे। इदारा है? जो रिपीट इंटेलेक्चुअल करेंगे सर, प्रॉपर्टी, कौन सा? आईपीओ, आईपीओ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका राइट सब सर। राइट सर। रजिस्ट्री है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री वहां से। राइट सर। राइट सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। जी जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो कर जी सकते हैं। कमरान साहब, मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। जी ये प्लीज। मेरा दूसरा या तीसरा कोर्स है और मैं हाईली रिकमेंड भी करता हूँ।
मैंने पहले टैक्सेशन का किया और मुझे उस पे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मैं अपनी टैक्सेशन के लिए बहुत सारे लोगों पे रिलाय करता था, और नॉर्मली मुझे इस तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं मिली जिस तरह की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इतना सेंसिटिव मैटर, जिस टाइप के इधर पाकिस्तान में मसले मसाइल है हर एक बंदे को, हर एक लेमैन को। तो जी टैक्सेशन का कोर्स मेरा बड़ा अच्छा चला। फिर इंपोर्ट में मैंने इनरोल हुआ, इंपोर्ट का कोर्स भी बड़ा अच्छा चल रहा है। उम्मीद है ये कोर्स भी बड़ा अच्छा चलेगा। इसमें ये आईपीओ का एक आपने जिक्र किया, ये हमारे इसमें कोर्स आउटलाइन में या उसमें है कुछ, आप हमें इसके बारे में पढ़ाएंगे? जी, इसमें इस कोर्स में सिर्फ हम ट्रेडमार्क को कवर करेंगे, क्योंकि जी आईपीओ के अंदर जो जोग्राफिकल इंडिकेशंस और आपका पेटेंट और कॉपीराइट भी आता है। सो जी उन चीज़ों को हम कवर नहीं करेंगे, हम ट्रेडमार्क को कवर करेंगे। ट्रेडमार्क आपने किस तरह रजिस्टर करवाना होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को जो बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट होती है वो ट्रेडमार्क की जी होती है। पेटेंट आपको पता है इन्वेंशन के लिए यूज़ होता है, सो वो जी। एजुकेशन रिलेटेड होते हैं, वो आजकल यूनिवर्सिटीज आपको वैसे ही फैसिलिटेट कर रही होती हैं, ठीक है। सो आपके दूसरा ज़्यादातर टैक्सेशन के लिए भी, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, टैक्सेशन में फायदा नॉर्मल बंदे का तो आम सोल प्रोप्राइटरशिप में रन कर रहा हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप आम बंदे के लिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप काफी है, उसकी ये कारपोरेट फाइनेंशियल फाइलिंग वगैरह ये कम है। लेकिन टैक्सेशन में फायदा किस में ज्यादा होता है, कारपोरेट उसमें बॉडी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, या कोई सोल देखिए प्रोप्राइटर या एओपी बना इसको हम के? एक्सेल में देखेंगे कि अगर हम एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं और कंपेयर करते हैं कि अगर हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप थी और अगर इतना हमें प्रॉफिट हुआ तो किस पे कितना टैक्स लगता है, अगर हमारी एक कंपनी थी तो उसके ऊपर कितना टैक्स इम्प्लीमेंट होता है। तो इसमें हम जब पीएलएस का कंपैरिजन करेंगे, जब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज को, तो उसके अंदर हम ये कवर करेंगे ये चीज़। तो आप क्लियर हो जाएगा कि हमें किस कैटेगरी में, अगर देखिए इसमें वेरी करता है, आपके टर्नओवर पे वेरी करता है, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे वेरी करता है, आपके सेक्टर पे वेरी करता है कि आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहिए। ये चीज़ें आप जब लर्न करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम किस सेक्टर में किस फॉर्म ऑफ बिजनेस को प्रेफर करें। ओके, थैंक यू। और दूसरा, अगर कंपनी क्लोज करना हो इसके बारे में भी बताएंगे? जी हाँ, इसमें हम इजी एग्जिट स्कीम को पढ़ेंगे कि जो सर इजी काइंडली स्लाइड चेंज कर दीजिएगा। जो इजी एग्जिट स्कीम है उसको हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी खालिद साहब, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैं जानना चाह रहा था कि अभी आपने आईपीओ का तस्करा किया, तो अगर जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने बना ली, तो अब वो नाम तो किसी और को मिलना नहीं है, तो फिर आईपीओ में जाने का क्या फायदा होगा हमें? देखिए वो नाम किसी को मिलना नहीं है, आप कह रहे हैं, हाँ? वो आप कंपनी का नाम किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप किसी ने अब्दुल खालिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, ठीक है, आपने बना ली अब्दुल खालिक इंटरप्राइजेस, ठीक है। अब वो नाम के प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैं कंपनी नहीं बना सकता, लेकिन अब मैं अब्दुल खालिक इंटरप्राइजेस को एज ए ट्रेडमार्क करवा लेता हूँ, तो मैं लीगली अलाउ हूँ कि मैं बिजनेस वो कर सकता हूँ। समझ रहे? किस तरह लीगली अलाउ हूँ? नहीं सर, माजर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये अभी आपकी ये समझना प्रोडक्ट चाह है, रहा हूँ कि जैसे जी सर। मैं आपके समझ लें एक के कंसल्टेंट के नाम से आपने कंपनी बना ली प्राइवेट लिमिटेड, एक कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड आपकी कंपनी है। अब वो कोई डुप्लीकेट उसको नहीं बना सकता, लेकिन साथ में मैं रजिस्टर करवा लेता हूँ, ऐसे मैं ट्रेडमार्क ले लेता हूँ एक इंटरप्राइजेस का, एक कंसल्टेंट का, ठीक है। और मैं बिजनेस एज ए सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा लेता हूँ, तो मैं लीगली वो बिजनेस कर सकता हूँ, आप मुझे रोक नहीं सकते। अब क्या होगा, मेरे पास राइट्स हैं कि एक इंटरप्राइजेस एक ही कंसल्टेंट मैं यूज कर सकता हूँ, और आपको मैं बाउंड कर दूंगा कि आप हमेशा जब भी अपनी कंपनी का नाम लिखें तो पूरा लिखें प्राइवेट लिमिटेड के साथ, एक के कंसल्टेंट के नाम से आप
अपना बैनर भी नहीं लगा सकते, ना बोर्ड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेडमार्क एक्चुअल में आपके नाम को प्रोटेक्ट करता है, ना कि कंपनी। सर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे अब्दुल खालिक इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने कंपनी बना ली, तो अब्दुल जी खालिक इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड अब मजीद और तो कोई ले नहीं सकता, लेकिन ये नाम जो है वो कॉपीराइट हो सकता है सोल प्रोप्राइटर में कि अब्दुल खालिक इंटरप्राइजेस, वो कॉपीराइट हो गया और वो बंदा जो है वो मेरा नाम यूज कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, कॉपीराइट राइट नहीं, ट्रेडमार्क हो सकता है। आगे आपने कंपनी बना ली, उसका ट्रेडमार्क का कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं होता। ट्रेडमार्क एक सेपरेट इदारा है, ठीक है, उसका एससीसीपी से कोई ताल्लुक नहीं है। और उसमें जो है वो नाम के साथ लोगो भी आपका जो है वो कॉपीराइट अपना ट्रेडमार्क हो जाएगा, जी और बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी जो है वो ट्रेडमार्क हो जाएंगी। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ओके सर। जी, किसी और को कोई क्वेश्चन हो? चलें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो कमरान साहब, अपना 9 बजे जमात होती है, अगर ये टाइम 9:10 पे या 9:05 पे कर ले जरा, 5-1 मिनट जो है ना। जी बिल्कुल, अ, वो 5-10 मिनट तो सब, वो जब आदमी में भी लग जाते हैं बस तो सर ये 5 मिनट के अपने बाद स्टार्ट कर ना लेते 10-15 दिन का मसला है, उसके बाद तो 9:45 हो जाएगी जमात। हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी और है। सर क्लास की टाइमिंग और डेज कौन से होंगे? मंडे और ट्यूसडे। मंडे ट्यूसडे मतलब 9 से 10:30, 9 से 10। जी 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 जी, 9 से 11 तक। 9 से 11। जी ठीक जी, है तो सर दिशांत ये साहब आपका टोटल क्वेश्चन है। जी, सर टोटल कितनी क्लासेस होंगी सर, ये कितने मंथ से कोर्स है? ये आपको सारा वो आमिर साहब बता देंगे भी, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी दिशांत साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। करमान साहब, एक आपने काफ़ी ब्रीफली और जो टॉपिक के हवाले से काफ़ी अच्छा ब्रीफ किया। एक चीज़ ऐड या इसको क्लैरिफाई कर दीजिए कि ये जो ई इंटीमेटरी के हवाले से अब है ना, एसईसीपी ने फ्रेमवर्क बना लिया है और उसको काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट और उस पे है ना एम्फेसिस भी हो रहा है कि जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन, प्रायर रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब आप डिपार्टमेंट विज़िट करते हैं किसी भी काम के लिए या मसले के लिए, तो वो है ना, या कंप्लायंस के लिए आप जब कंप्लायंसेस के लिए जब आप फॉलो कर रहे होते हैं, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, और है ना इसके लिए इस पे ज़रा रोशनी डाल दें, इस पर ज़रा एलाबरेट कर दें कि ये किस तरह से पॉसिबल है, इसकी रिक्वायरमेंट्स, इसकी फ़ीस, और जो जो कंसल्टेंट रजिस्टर्ड नहीं है या अभी नहीं है या बाद में नहीं हो पाते हैं या नहीं होते हैं, तो वो किस तरह से है ना अपने क्लाइंट्स को सर्विस या काम कर सकते हैं। जी, जब से ये इन्होंने इंटरमीडिएट का लॉन्च किया 2017 के अराउंड, इंटरमीडिएट के रूल्स बने और उसको, उसके रेगुलेशंस भी आपने देखे होंगे। और अब एससीसीपी वर्किंग कर रहा है, जब लीप पोर्टल लॉन्च हो गया 2024 में, 15 फरवरी 2024 में, उसके ऊपर वर्किंग कर रहा है कि जो इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए। और होपफुली इन कमिंग मंथ आपके पास ये अवेलेबल होगी कि आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकेंगे। और एससीसीपी पूरा इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है कि जो भी बंदा कंसल्टेंट फाइलिंग करता है, तो वो सबसे पहले एससीसीपी के साथ रजिस्टर हो। इवन वो एडवोकेट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, स्टिल वो एससीसीपी के साथ रजिस्टर हो एज ए इंटरमीडिएट, तो एससीसीपी के पास उनका रिकॉर्ड भी होगा। और ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एससीसीपी के साथ रजिस्टर भी हो जाएं। और आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप ऑथराइज इंटरमीडिएट के तौर पे अपने क्लाइंट के साथ लिंक हो सकते हैं। सेकेंडली, आप जब लिंक हो जाएंगे तो आप अपने पोर्टल से काफ़ी ज़्यादा टास्क खुद से परफॉर्म कर सकेंगे। तो इन फ्यूचर ये चीज़ इम्प्लीमेंट अब फास्ट फास्ट पेस में होने वाली है।
और वैसे तो मैंने आपको बताया 2017 से रेगुलेशंस बन गए थे, लेकिन इसकी प्रैक्टिकली एज सच इतना कोई बेनिफिट नहीं था। इन फ्यूचर होगा भी ये कि या तो कंपनीज के डायरेक्टर या कोई ऑफिसर या फिर जो रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट होगा वही सीआरओ को भी विजिट कर सकेगा और कंपनी को प्रेजेंट कर सकेगा। सो दैट्स वाई जो भी लोग इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं, सो मेरी रिकमेंडेशन भी होगी और हम पूरे इसके रेगुलेशंस को पढ़ेंगे कि इसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, और वो अपने आप को एज ए रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट के तौर पे एससीसीपी में अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराएं और एज ए रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट का लाइसेंस हासिल कर लें। सर जी इंटरमीडिएट देख रहा था, रिक्वायरमेंट में तो उसमें ये था कि एक प्रायर बार की कौन सी आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस है। तो अब जिसके पास जो कराची टेक्स बार एसोसिएशन में या किसी भी बार एसोसिएशन के अंदर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो फिर इंटरमीडिएट नहीं हो सकता क्या? देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, तो 2 साल का आपके पास अगर एक्सपीरियंस है किसी भी कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस का तो आप एलिजिबल हैं। और वो जो उसमें लिखा हुआ है कि एनी बार एक्सपीरियंस, तो उसमें फिर क्या करें, उसको नल वो कर? वो मैंडेटरी नहीं है, वो आप हमने कंप्लायंसेस में पढ़ा था ना। अगर आप ग्रेजुएशन की बेस पे कर रहे हैं या एलएलबी की बेस पे कर रहे हैं। एलएलबी की बेस पे, मैं तो एलएलबी की बेस पे कर रहा हूँ, लेकिन कुछ और भी मेरे दोस्त हैं जो जी जी। ग्रेजुएट हैं बीकॉम और एमबीए नहीं, फाइनेंस में। सिर्फ बीकॉम की बेस पे नहीं कर सकते, आपने मास्टर डिग्री होल्डर होना लाजमी है उसके लिए। आपने एमबीए किया हो और 16 ईयर एजुकेशन आपकी होगी, देन आप एलिजिबल है। जिस तरह 14 ईयर एजुकेशन बीकॉम रिक्वायरमेंट है आईटीपी लाइसेंस के लिए, लेकिन जी जी रजिस्टर्ड एससीसीपी में रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट के लिए एटलीस्ट 16 ईयर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और इसका रेगुलेशन कौन सा है सर? इसमें चैप्टर आई थिंक 7 या 8 है, कंपनीज रेगुलेशन 2024 में, वो हम पढ़ेंगे इसको। ओके ओके। जी अब्दुल्ला हनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर बेसिकली मेरा ताल्लुक एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी से है। जॉब करता हूँ कॉर्पोरेट अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंदर। और मेरा यही कंसर्न था कि डिफरेंट कंप्लाइंसेस को, बेसिकली रिगरस कंप्लाइंसेस को हमें फॉलो करना होता है बीइंग पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। तो इसमें सर एससीसीपी के साथ साथ मजीद दूसरी बॉडीज़ भी होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो गई, सीडीसी हो गई है, इसके अलावा मजीद जो बॉडीज़ होती हैं। तो क्या हमें इस ट्रेनिंग के अंदर तमाम बॉडीज से रिलेटेड कंप्लीट कंप्लायंसेस जो है वो का नॉलेज दिया जाएगा? मैसेज कहते थे वहाँ करने का चुने का जी अब्दुल्ला साहब। तो फिर आया ना उससे फिर लोग किसने चलाया चला दिया था। जी सर, मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, थैंक यू। ठीक है अब्दुल्ला साहब, इसमें हम फोकस हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे होगा, क्योंकि अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की कंप्लायंसेस पे पीएसएक्स की कंप्लायंसेस को ही कवर करना शुरू कर दें तो उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है, और सीडीसी की भी इसी तरह रिक्वायरमेंट के जो है। तो हमारा फोकस प्राइवेट लिमिटेड के साथ होगा, लेकिन जो कंपनीज एक्ट में पब्लिक लिमिटेड के लिए कंप्लायंसेस हैं उनको हम थॉरली पढ़ेंगे, लेकिन फोकस्ड हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर होगा। जी दिशान साहब। कामरान साहब, ये अगर अभी इस वक्त जो रजिस्टर्ड नहीं है, अभी करंटली जो ई इंटरमीडिएट रजिस्टर्ड नहीं है, जी जी। तो वो अभी किस तरह से काम कर सकते हैं? क्या तरीका है, किस तरह से कंपनी के बेहाफ पे काम करना है? तो क्या प्रैक्टिकली मतलब देखिए, क्या आसानी से हम है ना, मतलब अभी रजिस्ट्रेशन, प्रायर रजिस्ट्रेशन किस तरह से आसानी से है ना अपना काम देखिए वहाँ पे निकाल सकते हैं? और दूसरी बात ये है कि इसकी जो एलिजिबल क्राइटेरिया, इसको जरा इस पे जरा ब्रीफ कुछ तफसील बता दें कि ई इंटरमीडिएट के लिए आपने आपकी बताया क्वालिफिकेशन मास्टर्स है, इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन क्या जी है? मास्टर्स के अलावा, मास्टर्स के अलावा कोई ऑप्शन है या मास्टर्स मिनिमम है? यानी कि लेट्स सपोज अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दैट्स नॉट इक्वलेंट टू नहीं मास्टर्स, नहीं, ठीक है, दैट्स अ देखिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। चार्टेड अकाउंटेंट तो वैसे ही अलाउ है ना। चार्टेड अकाउंटेंट एडवोकेट की तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है।
ठीक है, वो तो जी वैसे ही मैं यही एलिजिबल है। ये दो चीजें हैं कि जी एलिजिबल क्राइटेरिया को थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, और प्रायर रजिस्ट्रेशन कैसे काम कर सकते हैं इस पे जरा ये भी देखिए, जरा अभी इसकी इस वजाहत कर दें। अभी इसकी एज सच प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस उस तरह नहीं हो रही कि कोई आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे कि आप रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट नहीं है तो आप ये सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, या आप सीआरओ में जाते हैं तो आपको एंटरटेन ना करें। ठीक है, अब इस तरह अभी क्योंकि रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट बहुत 3 डिजिट्स से भी कम हो गए, हम 95 अभी तक रजिस्टर्ड हैं। सो अभी जब ये ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर देंगे, फिर इनका एम्फेसाइज होगा कि हर बंदा रजिस्टर्ड हो और प्रॉपरली कंप्लायंस को अपने पोर्टल के थ्रू करे। जिस तरह आपने अभी अब देखा होगा एफबीआर में भी क्यूआर कोड इंटीग्रेट कर दिया गया, इसी तरह एससीसीपी भी इन चीज़ों को डिजिटल इंटीग्रेशन कर रहा है। सो अब भी एज सच इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या एडवोकेट हैं तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हैं और एडवोकेट नहीं है और फिर भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में या फाइनेंस में या बिजनेस में। सो देन आप एलिजिबल हैं, प्लस आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और फिर आप अपने आप को एज ए रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी। किसी और कोई क्वेश्चन हो? आई गेस सबके क्वेश्चन सर बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपने एड्रेस किए हैं, एंड अभी किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह फिर हम सर मंडे से अपनी क्लासेस का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अभी किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, अभी हम बैठे हैं, अदरवाइज हम फिर सेशन को रैप अप करते हैं। आई गेस के जैसे मैंने पहले कहा, माशाल्लाह से मैं भी आप लोगों के साथ ही जुड़ा हुआ था, सब क्वेश्चन बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस किए कामरान साहब ने। किसी और का कोई क्वेश्चन है? ठीक है सर, इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं सर क्लास के अंदर। इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।